नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। आज हम बात फिर से करेंगे कि भाई जो आप देख रहे हैं सरकार तो बन जाएगी और सरकार ठीक ठाक से चलेगी भी। जिन लोगों को ये भय लग रहा है कि नहीं सरकार जो है वो पूरी तरह से लंगड़ी हो जाएगी और ये ब्लैकमेल होगी, बहुत सारे जो कार्य हैं वो नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए बता दूं कि भाई जो भी सपोर्ट मिला गया है वो अनकंडीशनल मिला है। UCC के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए JDU ने पब्लिकली सपोर्ट भी कर दिया है। अग्निवीर के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई इस पर पुनर्विचार करें और ये पुनर्विचार करने की मांग आप भी जानते हैं हम आरंभ से ही कर रहे थे। और जब हम आरंभ से जब हमने अग्निवीर की आलोचना आरंभ की तो हमारे मतलब आप लोगों में से ही बहुत लोगों ने हमें पुशबैक किया और कहा कि नहीं आप तो क्या है, हर चीज़ आप क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। देखिए, यदि आपने उस समय हमारा साथ दिया होता ना तो हो सकता है कि अग्निवीर में जो ट्वीक्स जो किए जाने हैं उनके बारे में बात चल रही है। बात पिछले 4-6 महीने से चल रही है, जब से हमने उठाई थी तब से बात चल रही है। लेकिन यदि आप लोगों ने हमारा हाथ नहीं रोका होता और उस समय हमारे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में सहयोग किया होता तो हो सकता है ये कार्य, ये ट्वीक जो है ये पहले हो जाता और इसका नुकसान आपने जो देखा राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी, तो वो आपको ना देखना पड़ता। क्योंकि जो पूरी की पूरी जो बेरोज़गारी की बात हो रही है ना, उस बेरोज़गारी की बात में ये अग्निवीर वाला नैरेटिव बहुत आसानी से फिट हो गया। तो ये सरकार को रोज़गार की चिंता नहीं है। ये अलग बात है कि मिलिट्री जो है वो कोई रोज़गार का साधन नहीं है, देश के लिए समर्पण का है। लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते कि पूरे उत्तर भारत में ये एक बहुत ही गौरवशाली कार्य समझा जाता है, एक गौरवशाली जॉब समझा जाता है। तो इसको थोड़ा सेंसिटिवली डील करने की ज़रूरत थी, इस तरह नहीं जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल साहब को बैठाल के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई थी। दैट वाज अ वेरी बैड आइडिया। एनीवे, तो मैं ये भी बताऊंगा कि अधिकतर लोग जो उस समय हमारी आलोचना करके और हमको एक प्रकार से विवश कर दिया कि भाई आप इसको बंद करें, और हमने इसका क्रिटिसिज्म आरंभ में काफ़ी किया, बाद में हमने उसको थोड़ा हल्का कर दिया, म्यूट कर दिया। इलेक्शंस भी आ रहे थे, हमने कहा चलो ठीक है थोड़ा इसको म्यूट कर देते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे जो हैं अब हमको अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं। है ना विचित्र बात कि पहले तो आप हमें आलोचना पूरी तरह से करने नहीं दो और बाद में कहो कि साहब आपने जो है ये देखिए, आपने जो आपके प्रेडिक्शंस थे वो गलत हो गए। भाई प्रेडिक्शंस तो सभी के गलत हो गए ना, और हम तो माफ़ी भी मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग तो माफ़ी भी नहीं मांग रहे। कोई बात नहीं, 2014-2019 में सफल भी तो हुए थे। तो अब इसी क्रम में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ 2 केस स्टडी है मेरे पास, उन 2 केस स्टडी की बात करता हूँ। एक तो है अयोध्या की केस स्टडी और एक है वाराणसी की केस स्टडी। क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए जितना भी वोट पड़ा है वो मोदी जी के नाम पे पड़ा है, और यदि मोदी जी जो नहीं होते तो इतना भी वोट नहीं आता, इतनी भी सीटें नहीं आती। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई बनारस में क्या हुआ? बनारस में तो मोदी जी स्वयं थे। मोदी जी की कैंडिडेचर पे तो किसी प्रकार की डाउट भी नहीं थी कि भाई यहाँ पर X तरह का कैंडिडेट होना चाहिए या Y तरह का होना चाहिए, यहाँ भूमिहार होना चाहिए या ब्राह्मण होना चाहिए, ठाकुर होना चाहिए, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए, इस तरह की तो कभी कोई बात भी नहीं है।
तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर विकसित भारत का मॉडल बनाया जा रहा था, उस विकसित भारत के मॉडल से बनारस वाले क्यों नहीं सहमत हुए? क्यों उन्होंने 4,79,000 की लीड को 3,27,000 से कम करके 1,52,000 कर दिया? आपको संभवतः ध्यान ना हो, आरंभ के 2-3 राउंड में मोदी जी अजय राय से पीछे चल रहे थे, क्योंकि जो मतपेटियाँ खुलती हैं वो कई बार स्थान विशेष के खुल जाती हैं, और वो जो वहाँ मुसलमानों की आबादी बनारस में अच्छी खासी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 20-22% मुसलमान है, तो मुस्लिम क्षेत्रों की खुली होंगी। पहले तो 6,000 पीछे चले गए थे मोदी जी, जो कि वो अरविंद केजरीवाल के सामने भी नहीं गए थे जब पहली बार चुनाव लड़े थे। खैर, जीत तो गए, लेकिन 1,52,000 से जीते। और वहीं वो राहुल गांधी जो कुछ नहीं करता है, छोड़ के भाग गया था, वो रायबरेली में 3,79,000 से जीत गया। तो ये जो विकसित भारत का मॉडल है, इस पर भी आपको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा। ये विकसित भारत जो है वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म्स में नहीं चल सकता। विकसित भारत की जो मूल अवधारणा है, और वो मूल अवधारणा हमारे बहुत से मनीषियों ने दी है, और वो जीडीपी तो है, लेकिन जीडीपी के साथ साथ अध्यात्म भी है। जो श्री अरबिंदो की अवधारणा है, या आपके जनसंघ के ही जो प्रणेता हैं, एक मनीषी भी हैं दीनदयाल उपाध्याय, उनकी जो विकास की अवधारणा है, उसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी। बनारस में ये कहा जा रहा है, जो अब बातें छन के बाहर आ रही हैं, क्योंकि उस समय तक तो देखिए मोदी जी का चुनाव है, कौन क्या बोले, किसी की हिम्मत नहीं कोई बोले, सब चुपचाप लोगों ने जाके अब मोदी जी के विरोध में वोट डाल दिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी के जो लोकल नुमाइंदे हैं, वे जनता की रोज़ की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। सब कुछ वहाँ हवा हवाई है, चकाचौंध है, बाहर से आ रहे टूरिस्ट हैं, क्रूजेज़ हैं, लेकिन जब उसका कोई काम पड़ता है और उसको कोई गलत धारा में भी या किसी गलत कंप्लेंट पे भी अगर पुलिस थाने में बुला के बैठा लिया जाता है, तो इस समय जो वहाँ शासन प्रशासन है उत्तर प्रदेश में, और इस पर योगी जी को भी देखना पड़ेगा, जो शासन प्रशासन है उसमें ना तो कोई एमएलए इंटरफेयर कर सकता है, ना कोई पार्षद कुछ बोल सकता है, ना कोई और कुछ नेता बोल सकता है, किसी की कुछ नहीं चलती, उसको पैसे दे के ही छूटना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी का आलम उत्तर प्रदेश में ये है कि पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल है दिल्ली का। वहाँ पे बनारस में सारे अधिकारी दिल्ली से अपॉइंटेड हैं। उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी दिल्ली से अपॉइंटेड है। अयोध्या में राम जन्मभूमि में सारा कार्यकलाप देखने वाले नृपेंद्र मिश्रा दिल्ली से अपॉइंटेड है, जो सहर्ष स्वीकार कर चुके हैं कि अयोध्या में गोली चलाने का आदेश उन्होंने ही कन्वे किया था, वो कंट्रोल रूम में थे उस समय। उनके बेटे को भी टिकट दिया गया, वो हारा, वो अलग बात है। जो भी विकास के कार्य हुए, रीलोकेशन के काम हुए, वो सब हुए। मुझे गुजरात का उदाहरण आता है। गुजरात में जो भी लैंड एक्विजिशन होता है वो लैंड पूलिंग सिस्टम से होता है। लैंड पूलिंग सिस्टम इस प्रकार का है जिसमें सब लोग अपनी ज़मीन देने को आगे से आगे बढ़ के तैयार रहते हैं। लेकिन जो अयोध्या में हुआ और जो बनारस में हुआ, जो अपने स्थानों से, बनारस में तो फिर भी कॉम्पेंसेशन अच्छा दिया गया, काफ़ी कुछ लोकल लेवल पे भी वो ठीक ठाक हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आई। लेकिन जो अयोध्या में हुआ वो तो चारों तरफ उसकी आलोचना हो रही है, और किसी भी जनप्रतिनिधि की सुनी नहीं गई। शासन प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश है। पुलिस इस समय एम्पावर्ड है। एम्पावर उसको किया गया था गुंडों को
ठीक करने के लिए, लेकिन अब गुंडे तो ठीक हो गए, अब वो दूसरे लोगों पर निशाना साध रही है। पूरा वहाँ पर एक रैकेट चल रहा है जिस पर किसी का बस नहीं है, क्योंकि योगी जी तो अपना चीफ सेक्रेटरी भी नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं योगी जी, उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये दो ऐसे विशेष स्थानों का विवरण है। वैसे अयोध्या की बता दूं, अयोध्या में बहुत सारे लोग जो हैं वो विचलित हैं और कह रहे हैं कि बताइए राम जी की अयोध्या में भी बीजेपी हार गई। नहीं, अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है। आप समझ लें कि अयोध्या जो है वो 5 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनती है। जो फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है वो 5 विधानसभा क्षेत्रों से मिलती है। तो जो फैज़ाबाद अयोध्या वाली जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर 4,667 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन एक बीकापुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से 30,000 से पिछड़ गई। और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है दरियाबाद, रुदौली और मिल्कीपुर के जो वर्तमान विधानसभा सिटिंग एमएलए हैं वही चुनाव लड़ रहे थे। ये समय ऐसा है जब खुले मन से लोगों को इनवाइट करके और उनके जो कंस्ट्रक्टिव, जो रचनात्मक सुझाव हैं और जो तथ्य वो दे रहे हैं, जो प्रामाणिक तथ्य वो दे रहे हैं, उनको आप देखें, सुने और उन पर विचार करें। संगठन जो है उत्तर प्रदेश में जर्जर है। सुनील बंसल वो माने जाते थे कि वो थोड़ा कड़क जरूर थे, लेकिन उनके साथ एक ये अच्छी बात थी कि वे गुटबाजी नहीं होने देते थे। वर्तमान में जिन धर्मपाल जी को आपने वहाँ लगाया है, उनके समय में गुटबाजी इतनी हावी है कि आधे से अधिक क्षेत्रों में विधायक जो थे वो हराने का काम कर रहे थे वहाँ के एमपी को। और ऐसी कई जो शिकायतें हैं वो पहुँच चुकी हैं शीर्ष नेतृत्व के पास, लेकिन समय रहते शीर्ष नेतृत्व को, धर्मपाल जी को, भूपेंद्र चौधरी को क्यों नहीं पता चला? ये योगी जी के और मोदी जी के संज्ञान में बात ये क्यों नहीं लाई गई? अमित शाह जो हैं वो ऊपर से माइक्रो मैनेज कर रहे थे, उनके ध्यान में बात क्यों नहीं लाई गई? ये सारी बातें यदि देख ली जाएंगी तो दुरुस्त हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत अधिक निराश होने की बात नहीं है। ये कह सकते हैं कि वेकअप कॉल है और डैमेज नहीं हुआ, एक्सीडेंट जरूर हुआ लेकिन यात्री बच गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।